वीडियो कॉल पे हम थे, मैंने उनको देखते ही बोला तुम्हारा बेटा नहीं रहा? बोला नहीं जी। मैं कहा सुसाइड किया था उसने? कह रहा हाँ सुसाइड किया था। तो उसने मेरे से तुरंत पूछा आपको कैसे पता? मैं कहा तेरे सिर के पीछे खड़ा दिख रहा है मुझे। जब एनर्जी आई तो उसने बोला कि मैं चुड़ैल हूँ, तो उसने बोला कि हम 3 हैं इसके अंदर, तो हमें नहीं हटा सकते। तो मैंने कहा मैं तो हटाऊंगा। मैंने जैसे ही थर्ड आई पे अंगूठा रखा, वो लेडी थी, मैंने उसके थर्ड आई पे अंगूठा रखा एनर्जी को पुल आउट करने के लिए। मतलब उस औरत की अपनी जो फिजिकल एनर्जी ना वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी, और वो दोनों हाथों से मेरा गला घोटने के लिए ऐसे आगे बढ़ रही थी। उनके घर का एक कॉर्नर था जहाँ पे एंट्री गेट भी था, वहीं पे टॉयलेट था। जैसे ही वो वहां पहुंची, मैंने उनको बोला आप यहीं पे रुक जाओ। मैंने बोला यहाँ पे एक फीमेल एंटिटी है। इतना मैंने बोला था, वो औरत रोने लगी। वो कहने लगी यही वो जगह है जहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ था, और मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर पहली बार हाथ उठा दिया। लड़का उस घर में रहने गया। जैसे उसने रहना शुरू करा था, वो डिप्रेशन का पेशेंट हो गया, दिमाग की स्थिति एकदम डाउन है, जॉब वॉब छोड़ दी। तो मैंने उनका जब घर देखा, मैंने बोला कि मुझे इस घर में एक फीमेल एंटिटी दिख रही है, कि तू मेरी शक्ति नहीं जानता। अपने नाम बताते हैं, मैं जिन हूँ, मैं पिशाचनी हूँ, मैं ये हूँ, अलग अलग नाम बताते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हमारे साथ सेकंड टाइम पूरे 1.5 साल बाद दोबारा शो पर लौटे हैं आचार्य नागेश जी। इनके साथ हमने जब पहले एपिसोड करा था तो वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, और तब से उसके बाद से हम सर को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, पर सर बहुत बिजी चल रहे थे। और आज वो टाइम आया कि सर वापस हमारे शो पे आए। सर एक एनर्जी हीलर है, एक एस्ट्रोलॉजर है, एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, पर इनका काम करने का तरीका दूसरे तरीकों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। ये एनर्जी हीलिंग के थ्रू चीज़ों को ठीक करते हैं, चाहे वो पर्सनल मैटर हो या वास्तु क्या रिलेटेड कोई इशू हो, जो भी इशू हो ये अपनी एनर्जीज के थ्रू उस इशू को सॉल्व करते हैं। यही इनकी खासियत है। तो सबसे पहले तो सर का स्वागत करते हैं। सर स्वागत है, वेलकम बैक। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोबारा टाइम दिया हमें, क्योंकि आप इतने बिजी हो गए थे पिछले 1.5 साल से। तो सर मैं यही जानना चाहता हूँ कैसा चल रहा है आजकल, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है लोगों के साथ, थोड़ा बताओ। सामान्य जीवन में छोटी छोटी समस्याएं तो सबके साथ बनी रहती हैं। एनर्जी वाइज भी बहुत सारी समस्याएं लोगों के पास हैं। मैं जैसे अब रेगुलर वर्क में लगा ही हुआ हूँ, और मैं हमेशा देख रहा हूँ रिलेशंस की प्रॉब्लम आ रही है एनर्जी की वजह से। प्रॉपर्टी हम खरीदते रहते हैं, तो प्रॉपर्टी नई परचेज करी या तो हम तुरंत ग्रो करते हैं या फिर डाउनफॉल चालू हो जाता है। तो एनर्जी वाइज बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। अध्यात्म में तो हर कोई है नहीं, स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। तो जब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी लो होती जा रही है ना, तो नज़र लगना, टोक लगना, नेगेटिविटी में हम फंस जाएं, ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं लोगों की लाइफ को, रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। इन्हीं चीज़ों पे मैं डील करता हूँ। परेशान है जो उनकी हीलिंग्स करना, उनके घर की वास्तु की एनर्जीज़ को बैलेंस करना, या कुंडली कंसल्टेशन होती है मेरे साथ, तो कुंडली देख के मैं समझता हूँ कि क्या समस्या इनके जीवन में चल रही, क्यों ये इस परेशानी में फंसे। वो क्यों का जवाब, रूट कॉज ढूंढना होता है हमें। सर तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या रीजंस होते हैं कि इंसान की एनर्जी डाउन हो जाती है। क्योंकि एनर्जी का मतलब हम तो आम तौर पे यही समझते हैं कि भाई आज खाना टाइम पे नहीं खाया, एनर्जी सी नहीं आ रही, सुबह लेट उठ गए, ज़्यादा सो लिए, नींद पूरी नहीं हुई तो एनर्जी डाउन लग रही है। लेकिन आपके मायनों में एनर्जी का क्या मतलब है, और एक इंसान की एनर्जी उसका रिलेशनशिप या पर्सनल चीज़ें कैसे अफेक्ट कर सकती है? हमारे लिए एनर्जी है हमारा ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा ऑरा है। अब ऑरा सामान्य रूप से डेवलप नहीं होता। एक तो है कि पास्ट लाइफ की आपकी साधनाएं और ब्लेसिंग्स हैं, तो इस लाइफ में ऑलरेडी एक अच्छा ऑरा लेकर ही पैदा होता है वो इंसान। वो पूजा पाठ नहीं भी कर रहा होता तो बहुत बढ़िया जिंदगी चलती है, क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मा उनके हैं। सेकंड, अब इस लाइफ में मेरा ऑरा प्रभावित होता है, मैं कैसे लोगों के बीच में रह रहा हूँ, कैसे मतलब वो लोग मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं या वो नज़र लगा रहे हैं, टोक है, जलन है लोगों के बीच में। तो मेरा ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में क्या करता है, ये वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है। मैं मंदिर में हूँ तो मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा। आपके घर में कोई अच्छा कार्यक्रम हो गया, आपने नई गाड़ी खरीदी, नया घर खरीदा, तो आपके यार दोस्त खुश हैं तो ठीक, नहीं तो अगर जलनशील भावना है तो वो जो नेगेटिव ऑरा उनका बन रहा है, थॉट्स उनकी जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, वो ऑरा एब्जॉर्ब करता है, और ऑरा हमारा समय के साथ हमेशा डाउन होता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? ध्यान, साधना, और बहुत सारी चीजें हैं। भक्ति मार्ग पे भी चल सकते हैं, भजन कीर्तन से भी ऑरा डेवलप होता है, क्योंकि आप ईश्वरी शक्ति से कनेक्ट हो रहे हो। मंत्र जाप से आप बना सकते हो। आप ध्यान साधना में बिल्कुल शून्यता और समाधि तक पहुंच रहे हो तो ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। या आपके साथ गुरु कृपा है, आप गुरु शिष्य परंपरा में, तो होता है। लेकिन अब इतनी हेक्टिक लाइफस्टाइल है, सबको सिर्फ पैसा कमाना है, इतना समय नहीं है, और आध्यात्मिक ज्ञान अब रहा भी नहीं है, कोई आपको गाइड नहीं करता, बहुत कम लोग गाइडेंस में हैं।
तो ऑरा अपने आप ही श्रिंक होगा, कम होगा, और नज़र, टोक और ये नेगेटिव एनर्जीज प्रभावित ज़्यादा करने लगी हैं अब लोगों को। तो सर जब ऐसा हमने सुना है कि नेगेटिव एनर्जी जैसे आपने भी बताया आपके ऑरा में रहती हैं, तो जिन लोगों पे पोजेशन हो जाता है या कोई प्रेत बाधा आ जाती है या कुछ भी होता है, तो ऐसा हमने सुना है कि वो चीज़ें सबसे पहले उन पे इफ़ेक्ट करती है जिनका ऑरा वीक होता है। तो जब आप हीलिंग वगैरह करते हो तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले केसेस आते हैं आपके पास? केस तो बहुत आते हैं, क्योंकि डेली काम कर रहे हैं, बहुत सारे केस आते हैं। अब जो आपने पोजिशनिंग की बात करी, ये यहाँ पे आ गई बात आत्मा वाली। तो नेगेटिव एनर्जी भी एब्जॉर्ब हम कैसे करेंगे? आज्ञा चक्र से। आज्ञा चक्र, और यहीं पे हमारा पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स बनाने का काम करते हैं। तो मेरा ऑरा और मेरी एनर्जीज इसी पे डिपेंड करती है। अब नेगेटिव एनर्जी अगर आ रही है, किसी पे तंत्रा हो गया, ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, तो वो एनर्जी भी यहीं पे आएगी। अब वो प्रोग्राम करती है, मतलब मेरे हार्मोन्स बनेंगे डिप्रेशन के, दुख के, एंजाइटी के, डर के। अब पोजिशनिंग में क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी, वो भी एक एनर्जी है, आत्मा जिसको आप बोल रहे हो वो भी एक एनर्जी है, वो आई, वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई, अब वो हार्मोन्स बनाएगी। अब उसके अंदर भी अपनी मेमोरी है, तो इंसान जो बोल रहा होता है ना, एक्चुअल में वो उसके ब्रेन पे अपना कंट्रोल रखती है। ऐसा नहीं बॉडी के अंदर भूत घुस के हाथ नहीं उठवा रहा था, वो उसका माइंड प्रोग्राम होता है। वो इंसान क्या बोल रहा है खुद भी समझ पा रहा है, उसका ब्रेन एक्टिव, वो खुद भी समझता है, और वो एनर्जी जो उसके आज्ञा चक्र पे है वो भी बोल रहा है। तो मैं पोजिशनिंग वाले केस को ये नहीं मानता कि भूत प्रेत और आत्मा कुछ आगे इतनी बड़ी बात है, क्योंकि हमें साइंटिफिक रीजन मालूम है कि उसका जो मेमोरी कॉर्ड है वो दूसरी चीज से कनेक्टेड है। मुझे बस वो एक ऊर्जा है मात्र मेरे लिए। तो ऐसा हीलिंग्स में तो बहुत हुआ है। कोई केस बता सकते हो आप? एक केस मैं कर रहा था, मेरे पास आई थी एक लेडी और मैं उनकी हीलिंग कर रहा था। वो काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। मैंने हीलिंग शुरू करी तो उनका था कि उनका सर भारी रहता है और उनको हमेशा घुटन घुटन सी महसूस होती है, और जब भी वो कुछ आध्यात्मिक कार्य करने बैठेंगी तो उसी समय वो रोने लगेगी, दुखी होगी। ये प्रॉब्लम्स थी उसको। रीज़न उसको भी नहीं पता था क्या चल रहा है। तो उसने कई जगह जैसे झाड़ फूक कराने जाते हैं वो सब कराई हुई थी अपनी, लेकिन समस्या नहीं ठीक हुई। जब वो मेरे सामने बैठी, मैंने हीलिंग शुरू करी उसकी, मुझे एनर्जी तो दिख गई थी कि उसके आज्ञा चक्र पे है और मल्टीपल एनर्जीज दिख रही हैं, कॉर्ड्स ज़्यादा जुड़े हुए थे। हीलिंग शुरू करी, थोड़ी देर में उसके ऊपर पोजिशनिंग हो गई, कोई एनर्जी आ गई उस पर। तो आते ही उसने बोला कि मतलब मेरा इसके ऊपर प्रभाव है, मैं हूँ, ना मैं जाऊँगा ना इसको छोड़ूंगा। तो मैंने उससे पूछा था कि मतलब किसी ने भेजा है या खुद से कनेक्ट हो गया? तो तंत्रा वाला ही केस होता है। 100 में से 90 केसेस तांत्रिक क्रिया वाले ही होते हैं। फिर वो एनर्जी जब आती है ना, तो हमें सिंपली, मैं जो करता हूँ, हम अपना आह्वान करते हैं अपनी शक्तियों का, अपनी एनर्जीज का। देवी शक्तियाँ हैं, उनका आह्वान करेंगे। अब मुझे मालूम है मुझे रूट कॉज कहाँ से है, उसके कॉर्ड्स कनेक्टेड है उसके आज्ञा चक्र से, मुझे वो कट करना है, मेमोरी बाहर आ जाएगी। तो मैं थर्ड आई के ऊपर अंगूठा रखता हूँ और एनर्जी को बाहर की तरफ पुल आउट करता हूँ, और उसके बाद हीलिंग्स में मैं उनकी माइंड प्रोग्रामिंग करता हूँ कि किसी तरह उनके हार्मोन्स बैलेंस हो। मतलब अब वो दोबारा उस एनर्जी पे, उस वाइब्रेशन पे ना जा पाए। होता क्या है, एनर्जी की अपनी एक वाइब्रेशन है और आपका आज्ञा चक्र वीक हो गया, और उस वाइब्रेशन पे अगर वो मैच हुआ तो वो कनेक्ट हो जाएगी आपसे। अब अगर आपकी वाइब्रेशन को हम बढ़ा दें, जैसे आप आध्यात्मिक बन जाओ, आप पूजा पाठ शुरू करो, आपकी वाइब्रेशन अगर ऊपर को हो गई, तो अब आप देवी शक्तियों से कनेक्ट करोगे, ब्लेसिंग्स लोगे। तो ये नेगेटिव वाली चीज़ें कनेक्ट नहीं होती। तो नेगेटिव को निकाल के उसको हम शिफ्ट करते हैं यूनिवर्स में, फिर उसके बाद उनकी हीलिंग करके उनकी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। और कई बार तो ये अटैक भी करते हैं, मतलब हमें धमकी देते हैं कि तू मेरी शक्ति नहीं जानता। अपने नाम बताते हैं, मैं जिन हूँ, मैं पिशाचनी हूँ, मैं ये हूँ, अलग अलग नाम बताते हैं। नाम क्या है? वो कैटेगरी है, जिसके पास जितनी ऊर्जा और शक्ति है, उसका ऑरा जितना बड़ा है, वो उस वाले लेवल पर रहेगा। तो तंत्र में उनके नाम होते हैं। पर जैसे आपके पास कोई आता है जिसका नेगेटिव ऑरा है, तो आपको प्रॉपर दिखता है कि जैसे कलर्स होते हैं अलग अलग ऑरा के, कि अभी इसका ये कलर है, तो क्या अलग कलर होता है नेगेटिव ऑरा का? नेगेटिव वाले व्यक्ति के ऊपर ग्रे और ब्लैक शेड्स आएंगे। ग्रे ब्लैक शेड जैसे मुझे देखेगा ना, तो मैं समझ जाता हूँ ऑरा बहुत काफ़ी डाउन हो चुका है और वाइब्रेशंस अब उनकी अच्छी नहीं है। मतलब उनके अपने 7 चक्रा के भी वाइब्रेशंस बहुत बढ़िया नहीं है। तो ग्रे और ब्लैकिश ऑरा हमें दिख रहा होता है। वहाँ पे वो नज़र, टोक और इन चीज़ों की वजह से भी ग्रे ब्लैक होता है। अब मुझे उसमें रूट कॉज में पहुँचना है कि ये क्यों दिख रहा था मुझे ऑरा। तो वहाँ पे अगर उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, वो दिखेगा। फिर हमें कॉर्ड्स दिखने शुरू होते हैं कि ये आया कहाँ से था। किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक भी है तो कॉर्ड कहाँ से चला है, उसके घर गृहस्थी से है, यार दोस्तों से है, या खानदानी कुछ अपनी पारिवारिक समस्याएं जिसको पितृदोष बोलते हैं, कि वो तो नहीं है। तो वो लीनेज हम चेक करते हैं।
और कॉर्ड मुझे दिखते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि एक्चुअल में ये चली यहाँ से थी, मतलब तुम्हारे पुश्तैनी घर से, जमीन से। तो सर ये हमेशा से जो नेगेटिव एनर्जी आती है उससे कम्युनिकेट करने के बाद ही मालूम पड़ता है, आपके माइंड में थॉट्स भी आ जाते हैं? नहीं, इंट्यूशंस आती है, क्योंकि हर इंसान के ऊपर तो नहीं आ रही नेगेटिव एनर्जी। बहुत कम केस होते हैं जहाँ पे मैं हीलिंग कर रहा हूँ तो उनके ऊपर आ जाती है नेगेटिव एनर्जी, मतलब वो बोलना ही शुरू कर देता है, खुद ही बता देता वो कि मैं ये हूँ, इस रिश्तेदार ने मुझे इसके ऊपर भेजा था, मैं इनको बर्बाद करूंगा, मारूंगा, जो उसको बोलना है वो बोल देता, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाती हमारी। लेकिन हर केस में नहीं होता ये, कुछ लोगों के साथ नेगेटिविटी है बट वो आ नहीं रही ऊपर ना, तो वो मुझे दिखते हैं, तो इंट्यूशन वाइज मुझे जवाब मिल रहे होते हैं कि ये एनर्जी है, इतने साल पहले आई, किसी ने भेजी है। भेजने वाले को क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉपर्टी का बंटवारा था, या इनके रिलेशनशिप इश्यूज कराना चाहता है कोई, तो वो इन्फॉर्मेशन आती है, फिर उस एनर्जी को हीलिंग्स के द्वारा हम शिफ्ट करते हैं। नेगेटिव एनर्जी का अपना एक प्लेस है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पे ही अटैक कर दिया किसी नेगेटिव एनर्जी किसी के अंदर आई हो, उस बंदे ने या लड़की ने? हाँ, फिजिकल अटैक की बात कर रहे हो? हाँ जी। हाँ, ऐसा तो हुआ है। एक हीलिंग में कर रहा था तो उनके ऊपर एनर्जी आई। जब एनर्जी आई तो उसने बोला कि मैं चुड़ैल हूँ, तो मैंने कहा चुड़ैल कॉमन बात है, मतलब चुड़ैल है तो क्या है? तो उसने बोला कि हम 3 हैं इसके अंदर, तो हमें नहीं हटा सकते। तो 3 है, तो मैंने कहा मैं तो हटाऊंगा। मैंने जैसे ही थर्ड आई पे अंगूठा रखा, वो लेडी थी, मैंने उसके थर्ड आई पे अंगूठा रखा एनर्जी को पुल आउट करने के लिए, मतलब उस औरत की अपनी जो फिजिकल एनर्जी ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब वो लेडी थी, वो ऐसी होगी 58-60 के आसपास की, लेकिन जो प्रेशर वो मेरी तरफ डाल रही था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई यंग इंसान हो जिसके अंदर बहुत ताकत है, और वो दोनों हाथों से मेरा गला घोटने के लिए ऐसे आगे बढ़ रही थी। तो थर्ड आई को कंट्रोल करना हमारा सबसे पहला टास्क। अब या तो वहाँ डर के भाग जाएगा आदमी, तो एनर्जी हावी होती है, तो ऐसे में वो हीलर या जो तांत्रिक काम कर रहा होगा वो भी बीमार पड़ेगा। तो एक तो फिजिकल रूप में भी वो अटैक करने की कोशिश जब उसने करी, तो मैंने थर्ड आई के ऊपर ही अंगूठा रखा हुआ था, वो छोड़ते नहीं हम, क्योंकि थर्ड आई को जैसे ही मैं बैलेंस करना शुरू करूंगा वो ऊर्जा का कंट्रोल उसके थर्ड आई से हटेगा, और ऊर्जा का आज्ञा चक्र से कंट्रोल हटते ही वो एक सामान्य होना शुरू हो जाता है और वो ऊर्जा डाउन होने लगती है, वो कंट्रोल खो जाता है। तो फिजिकल वे में भी कई बार काम करना पड़ता है, तो उसको मैंने डाउन करा। डाउन करने के बाद जब वो थोड़ा शांत होना शुरू हो गई थी, उसके बाद वहाँ पे हमें भी हमारी अपनी पर्सनल साधनाएं हैं, कृपाएं हैं, माता हैं। सर आप मंत्र वगैरह जाप करते हो उस टाइम उनके सामने? ऐसा कुछ नहीं, मंत्र जाप उस समय करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम आह्वान करते हैं। आह्वान क्या होता है कि अगर उसके आज्ञा चक्र पे कुछ कंट्रोल कर रहा है तो मेरे आज्ञा चक्र पे भी तो कोई कंट्रोल करेगा ना। तो मैं आह्वान करता हूँ जिन देवी शक्तियों की मैं पूजा पाठ करता हूँ कि मुझे इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना ऑरा ज़्यादा बिल्डअप करना है ना, तो हम भी आह्वान करते हैं, वहाँ पे मंत्र की ज़रूरत नहीं चलती। तो मेरा वहाँ पे काम होता है कि किसी भी तरह इसके इमोशंस और वाइब्रेशन को कम करना है। अब या तो मैं मंत्र करूँ, हवन पूजा करनी शुरू करूँगा तो भी उस पर काम हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट हीलिंग्स के थ्रू आ रहा है कि हाँ मैं उसके आज्ञा चक्र को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो हीलिंग्स के थ्रू मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी को उसके आज्ञा चक्र में भेजता हूँ, वाइब्रेशंस को, तो वो नेगेटिव कम होने लगेगी। जब नेगेटिव कम होती है तो उसको हम शिफ्ट करते हैं, मतलब उसको उस बॉडी से निकाल के मैं अपनी तरफ ले आता हूँ। इन चीज़ों को सिर्फ बॉडी चाहिए तो इसको छोड़ मेरे पास आ। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि इसको छोड़ तो मेरे पास आ। अब वो जैसे ही उसको छोड़ेगा और मेरे ऑरा में आएगा, मेरे ऑरा में आते ही मैं उसको फिर शिफ्ट कर देता हूँ, जिसको बोलते हैं मुक्ति देना। लेकिन मैं तब दूंगा जब वो मेरे ऑरा में आएगा। अब या तो एक तरीका होता है आत्मा को मुक्ति देने का, हवन पूजन, वो तंत्र में भी है, सात्विक मार्ग में भी, लेकिन हम हीलिंग्स में क्या करते हैं कि हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, पहले मेरा आभा मंडल इतना पावरफुल हो, मेरी साधना इतनी अच्छी हो कि मैं उनको कंट्रोल कर पाऊँ, तो मैं अपने तरफ लेता हूँ, फिर अपने ऑरा से उनको मुक्ति की तरफ शिफ्ट करता हूँ। बाद में ज़रूरत पड़ती है तो शांति पूजा, कुछ एक हवन, या जैसे हमारी अपनी साधनाएं हैं तो पर्सनल हवन में अपने लिए फिर कर लेता हूँ कि देवी शक्तियों का हमने आह्वान किया था। अच्छा, इन एनर्जीज के लिए भी कहा जाता है कि अगर इनको कंट्रोल करना है हाँ। तो आपको शमशानिक क्रिया या कोई शमशानिक साधना आनी चाहिए, तो आपने वो कुछ भी करी है? ये तंत्र मार्ग की बात कर रहे हो आप, है ना? तो तंत्र मार्ग में ही करने की जरूरत है। अब एक शमशानी शक्ति किसी के ऊपर है और आप फिर एक शमशानी साधना कर रहे हो, तो उसको हटाने के लिए उससे बड़ी एक एनर्जी डालोगे तो हट जाएगी। तो ये जो शमशानी क्रिया है ना, इसमें मुक्ति नहीं मिलती। देखो भगवान ने क्या कहा है, आत्मा अपने कर्म भोग रही है। यहाँ पे जो रुके हुए हैं, क्यों रुके हैं? मृत्यु लोक है, ये पृथ्वी ही मृत्यु लोक है, तो यही नरक है। कर्मानुसार आत्मा यहाँ पे रुक गई, वो अब भोग रही है यहाँ पे, इसीलिए वो तांत्रिकों के कंट्रोल में इधर उधर है। उनको मुक्ति चाहिए, उनकी एक ही डिमांड है, मुक्ति दे दो तो वो अगले जन्म की तैयारी करेंगे, पर उनके कर्मा कटने चाहिए। तो मैं इन चीज़ों के तरफ तो कभी नहीं बढ़ता।
बल्कि इन्हीं चीज़ों से तो हम फाइट कर रहे हैं। ये शमशानी क्रियाएं हैं, मशान की क्रियाएं, यही तो चल रही हैं लोगों पे। अब वो जो प्रेत किसी ने भेजा, किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी को भेजा है, उसको हटाने के लिए फिर किसी और पे ट्रांसफर कर देते हैं। यही होता है तंत्र में, आपसे हटाएंगे किसी पे डाल देंगे, हंडिया में मटकी में डाल के सड़क पे रखवा देंगे, किसी और का बच्चा बीमार पड़ेगा। हमारा क्या है, अगर हमें नेगेटिव एनर्जी मिल रही है तो उसको मुक्ति की तरफ भेजो, केस खत्म हो जाएगा। ना इधर भेजो ना उधर भेजो, उनको मुक्ति दो। जाते हुए वो हमें भी ब्लेसिंग्स देते हैं और जिसके ऊपर से गए उसको भी ब्लेसिंग देते हैं कि तुमने भला मुझे मुक्ति करवाई, वरना तुम कहीं और जिसने भेजा था उसके ऊपर डाल देते, दुश्मनी बदले ये कर रहे होते। तो हम मुक्ति कराते हैं। तो हमें हीलिंग मॉडलिटी में तंत्र वाला काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हीलर्स का एकमात्र तरीका है। अब आप कहोगे ना कि हीलर्स तो बहुत तरह से होते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ ऑरा क्लीन करना इतना ही करते हैं। मैं नेगेटिव एनर्जीज पे वर्क कर रहा हूँ। तो हीलर होने के बाद साधनाएं भी चाहिए, मेडिटेशंस होने चाहिए, मेरा आभा मंडल उतना बिल्डअप बड़ा होना चाहिए और उतनी शक्तियाँ होनी चाहिए कि मैं उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाऊँ। सर ऐसा भी होता है अगर किसी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव एनर्जी आई है तो आपको एक सेशन नहीं 2-3 मल्टीपल सेशंस लग रहे हैं वो हटाने के लिए, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। एनर्जी एक सेशन नहीं 2 सेशन में हटती है। और जब एक तक आपने सेशन उसको में फर्स्ट टाइम ट्रीट करा, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डे आप उनसे मिलते हो या फिर वो आपके पास आते हैं, तो वो उस दौरान कुछ और एक्टिविटीज भी होती हैं और हावी होता है, फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है? एनर्जी को उनसे हटा तो हम लेते हैं। अच्छा। पहले सेशन में ही मैं उनसे एनर्जी को तो हटा दूंगा। अब उनको आभास होते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है। आप वाइब्रेशन खत्म नहीं कर सकते। राक्षसों ने भी तपस्या करी थी तो भगवान ने आके उनको वरदान दिए हैं। क्यों? क्योंकि उसने विष्णु जी की या भगवान शिव जी की वाइब्रेशंस को और अपनी वाइब्रेशंस को मैच किया साधनाएं करके, तो शिव जी आके बोल जाते हैं तथास्तु। वो राक्षस से गलत ही करेगा। तो वाइब्रेशन नहीं खत्म हो रही। अब जब मैं नेगेटिव एनर्जी किसी से हटाता भी हूँ, वो कहीं पर भी है इस यूनिवर्स में, वो वाइब्रेशन है और जिस इंसान पे थी उसके आज्ञा चक्र की वाइब्रेशन उससे मैच हो रही है, तो उसको वो फीलिंग्स रहती हैं। नेगेटिव एनर्जी तो आज हट जाएगी, अब वो जो फीलिंग्स है उसकी वाइब्रेशन को मुझे बढ़ाना है ना, मुझे उसके आज्ञा चक्र की ऊर्जाओं को और बढ़ाना है। तो 1 हीलिंग 2 हीलिंग मैं और देता हूं, जहां पे अब मैं उनके आज्ञा चक्र की ऊर्जा को बढ़ाऊंगा। मतलब 7 चक्र पूरे करेंगे हम, 7 चक्र की हीलिंग करेंगे और उस इंसान की वाइब्रेशंस को मैं बढ़ाता हूं। जब उसकी वाइब्रेशंस और अच्छी हो गई, उसका ऑरा बिल्ड हो जाता है, तो उसको उस नेगेटिव एनर्जी की वाइब्रेशन आनी बंद हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी को हम मुक्ति की तरफ भेजते हैं। इसमें मैं पितृ वाले प्रॉब्लम्स भी बहुत आते हैं। मेरे पास नेगेटिव एनर्जी है, पर पता चला कई केसेस में देखता हूँ कि उन्हीं के घर के कोई ना कोई सदस्य की स्पिरिट सोल मुझे दिख रही होती है, तो वो पितृ हैं, उनको भी मुक्ति चाहिए। नेगेटिव एनर्जी केस में पितृ वाली एनर्जी, कई लोगों के ऊपर उन्हीं के दादाजी आ रहे होते हैं, दादी आ रही होती है। वो ऐसे केस खूब आए मेरे पास कि दादी आ रही है, दादा आ रहे हैं। बट वो परेशान नहीं करते होंगे? वो परेशान नहीं करते, लेकिन वो खुद मुक्ति मांगते हैं। वो प्रॉपर यही बोलते हैं इनके ऊपर आके अच्छा, कि मैं परेशान हूं, तुम्हारे घर में तंत्र हुआ है, तुम्हारे घर में ये वाला प्रेत है और मेरी मुक्ति करवाओ। बॉडी पे आके ये बात हो रही होती है। तो ऐसे केस मैंने बहुत किए। तो वहां पे वो सफल क्यों नहीं हुआ उनका काम? वो जहां जाएंगे तो वो अपने जो पितृ आ रहे हैं उसकी मुक्ति के लिए पूजा करा रहे हैं। रूट कॉज ये देखना है कि वो रुका ही क्यों है। तो हमें रूट कॉज दिख रहा होता है, कॉर्ड्स दिखते हैं मुझे। अगर उनका पितृ उनके ऊपर आ रहा था तो पितृ के पीछे वो एनर्जी भी दिखती है मुझे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई और वो रुके हुए हैं। और फिर किसने ये काम किया, वहां तक कॉर्ड आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पितृ की और उस नेगेटिव एनर्जी के कॉर्ड्स, उनके कनेक्शन को कट करते हैं। फिर वो जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको क्या प्रोग्राम किया गया, मतलब क्या उसको हवन पूजा करके भोग देकर कस्में क्या दी गई हैं, तो उसकी मेमोरी को हम खत्म करेंगे। मतलब वाइब्रेशंस देके उसकी वाइब्रेशन को मैं शांत करता हूँ। उसके बाद कॉर्ड काटेंगे। वो नेगेटिव एनर्जी और वो जो उनके घर के पितृ हैं, दोनों को एक साथ फिर मुक्ति की तरफ शिफ्ट करता हूँ मैं। तब जाके केस कंप्लीट होता है। अब ऐसे पितृ आ रहे हैं, पितृ को हटवाने के लिए लोग घूम रहे हैं, फिर कहते हैं जी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, दादी आ रही है, दादा आ रहे, जा ही नहीं रहे, क्योंकि आप सिर्फ पितृ की पूजा करा रहे थे। पितृ रुके क्यों थे, वो तो केस देखा ही नहीं। कुछ को सपने में आते हैं। सपने वाला केस, एक केस तो मुझे अच्छे से याद है। सामने मेरे क्लाइंट बैठा हुआ था और वो हम ऑनलाइन ही काम कर रहे थे। एनी टाइम एस्ट्रो ऐप पे वो मेरे पास कनेक्ट हो गया। तो वीडियो कॉल पे हम थे। मैंने उनको देखते ही बोला कि तुम्हारा बेटा नहीं रहा? बोला नहीं जी। मैं कहा सुसाइड किया था उसने? कह रहा हाँ सुसाइड किया था। तो उसने मेरे से तुरंत पूछा आपको कैसे पता? मैं कहा तेरे सिर के पीछे खड़ा दिख रहा है मुझे। अरे दिख रहा था आपको? हाँ, वो सोल दिखती है, क्योंकि वो पितृ है ना, उन्हीं का बेटा था ना, तो वो दिख रहा मुझे, उनके साथ ही खड़ा है। तो मैंने कहा वो दिख रहा है क्लियर। पर इस चीज़ में डिस्टेंस मैटर नहीं करता, जैसे आप वीडियो कॉल पे हो? वाइब्रेशंस में कोई डिस्टेंस कैसे मैटर करेगा? पूरा ब्रह्मांड ऊर्जाओं पे, वाइब्रेशन पे चल रहा है ना, तो हम कहीं से भी काम करते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, सबसे ज़्यादा केसेस मेरे
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ही होते हैं। घर का वास्तु तक बैलेंस करता हूँ मैं अच्छा। एनर्जी वाइज, वीडियो कॉल के थ्रू। तो मैंने उनको बोला कि इसने सुसाइड करा था, तो बोले हाँ। तो अब उन्होंने बताया कि मैं आपके पास आया ही इसीलिए हूँ कि मेरे बेटे ने सुसाइड करा था, वो डिप्रेशन में चला गया था, 22-23 साल की उम्र थी उसकी, लेकिन मुझे रेगुलर सपने में दिख रहा है। वो उन्होंने बताया कि मैंने इसका पिंडदान भी करा लिया, पितृ शांति पूजा भी हम करा चुके, गया भी गए थे, सब करा लिया, लेकिन ये सपने में दिखना बंद नहीं हो रहा। तो वहाँ पे क्या रीज़न था, उसके सुसाइड करने के पीछे का रीज़न मुझे देखना है ना। तो वो सोल जो दिख रही है ना, मुझे बेटा दिख रहा है, उसके पीछे फिर एक नेगेटिव एनर्जी थी, पूरा एक काला साया ऐसा मुझे खड़ा हुआ दिख रहा था। पिताजी बैठे, पिताजी के पीछे उनके बेटे की स्पिरिट दिख रही है और उसके पीछे काला साया है बहुत बड़ा। अब तंत्र की दुनिया में उसके कुछ भी नाम हो सकते हैं, कोई तांत्रिक देखेगा तो बता देगा फलाने वाला है। तो क्या सामान्य आदमी डर जाता है नाम सुन के कि अच्छा ये कैसे। तो मुझे काला साया दिखा था, तो मैं कहा रूट कॉज को क्लियर करने का तरीका यही है, लड़के को मुक्ति तब मिलेगी पहले वो साया हटाना होगा हमें, जो खुद इस मृत्यु लोक में फंसा हुआ है। ना उसको मुक्ति मिलेगी ना तुम्हारे बेटे को मिलेगी, तो दोनों को साथ में मुक्ति देंगे। तंत्रा कट करा, उस नेगेटिव एनर्जी को शिफ्ट करा, बेटे की सोल उसको भी मुक्ति दी। उसके बाद सपने में आना बंद। देखो एक चीज मैं क्लियर बोलता हूँ, आपको सपने में अगर पूर्वज दिख रहे हैं मतलब कि वो यहाँ भटक रहे हैं, उनको मुक्ति चाहिए। जब मैं मुक्ति की हीलिंग कर देता हूँ, सपने आने बंद हो जाते हैं। यही एक साइन है, मतलब ऊर्जा दिख नहीं रही ना, दिख नहीं रही तो कैसे प्रूफ होगा कि वो हटा या नहीं हटा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपको सपने में दिख रहे हैं तो हम जब हीलिंग्स कर देंगे सपना आना बंद हो जाएगा, दिखेंगे नहीं आपको, क्योंकि वो है ही नहीं, वो चले गए। तो वहां पे हमें अब उनके आज्ञा चक्र की ऊर्जाओं को बढ़ाना है, इसलिए हीलिंग मॉडलिटी यहाँ पे काम करती है। तंत्रा पे मैं इसीलिए वर्क नहीं करता क्योंकि तंत्र से आपने प्रेत तो हटा दिया, लेकिन उस आदमी के अपने ऑरा भी डाउन है, उसका आज्ञा चक्र डाउन है, वो एक हटेगा दूसरा कैच करेगा। आज्ञा चक्र अगर कमजोर होता है ना, जिसके ऊपर एक स्पिरिट था तो उसके ऊपर दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, हटवाते रहना, लाइफ में आते रहेंगे। तो रूट कॉज हील अगर करना है तो उनके आज्ञा चक्र को हीलिंग देके और स्ट्रॉन्ग करना है, इसकी वाइब्रेशंस को हम बढ़ा देते हैं। आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग हो गया, दूसरी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, तो इसके लिए मल्टीपल हीलिंग चलेगी। नेगेटिव एनर्जी हटा दी एक बार, पर उनको मल्टीपल हीलिंग देते हैं। फिर मैं उनको मेडिटेशन सिखाता हूँ, मेडिटेशन की टेक्निक सिखाता हूँ। उनको हम कुछ मंत्र भी देते हैं कि ये मंत्र कर लेना तो तुम्हारा ऑरा बैलेंस रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, क्योंकि मंत्र जाप से आभा मंडल बढ़ता है हमारा, तो इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, एक बिलीफ सिस्टम आ जाता है कि हाँ मैं भगवान का ये मंत्र कर रहा हूँ तो इससे मुझे ऊर्जाएं मिलेंगी। सर आप वास्तु हीलिंग भी करते हैं, प्रॉपर्टी की हीलिंग करते हैं, तो सर जैसे 1-on-1 एक पर्सन की एनर्जी बैलेंस करनी है, उतना तो चलो समझ में आता है कि एक इंसान कर सकता है, पॉजिटिव एनर्जी से दूसरे इंसान को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन आप जो प्रॉपर्टी की हीलिंग करते हो वो तो बहुत बड़ा एरिया होता है, प्लस वो एनर्जी वहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी, कितने टाइम रहेगी, क्योंकि एनर्जी ट्रैवल भी करती रहती है। तो वास्तु हीलिंग कैसे वर्क करती है? वास्तु में हीलिंग्स का मतलब है एनर्जीज को बैलेंस करना। वास्तु में दिशाएं हैं, लेकिन जितनी भी हमारे डायरेक्शंस हैं ये क्या है कर रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी तो बन रही है ना। वास्तु का मतलब ही एनर्जी है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो ब्रह्म स्थान है घर का सेंटर, ब्रह्म स्थान से ही ऊर्जा संचालित होती है। ब्रह्म स्थान से ही हमें पता चलता है कि वो लैंड एनर्जी है कैसी। पुराने समय में भी जो हमारे गुरु हुआ करते थे, ऋषि हैं, वो ज़मीन पे पैर रख के या मिट्टी आ गई उससे ही बता देते थे यहाँ की ऊर्जा कैसी, हमें कुछ बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो वास्तु जो आज हो रहा है एक्चुअल में ये वास्तु आर्किटेक्ट है, पढ़ाई करी हमने, हमें मालूम है ये डायरेक्शन में हमें ऐसे ऐसे चीज़ें बनानी है, तो वो अपना आर्किटेक्ट का काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तु जो पौराणिक समय से चला आ रहा है वो हकीकत में एनर्जी ही है, वो एनर्जीज पे ही वर्क हो रहा है। वो हमें मालूम होता है इस दिशा में या इस ज़मीन पे ऐसी ऊर्जाएं बन रही हैं। तो अगर घर बन चुका है, मैं वहाँ की एनर्जी चेक करता हूँ सबसे पहले ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान अच्छा होना मतलब कि आपको उस घर में शांति, सुकून, अच्छी नींद, जैसे मंदिर में आप बैठो आपका ध्यान लगेगा, तो घर की ऊर्जा अच्छी है तो वो उस लेवल पर है। लेकिन अगर घर का ब्रह्म स्थान की एनर्जी डाउन है, कम है या है ही नहीं, नेगेटिव साइड जा रही है, तो उस घर में भारीपन सा रहेगा, आपसी तनाव रहेंगे, तो मन नहीं लगता। अब ब्रह्म स्थान खराब होने के रीजंस हैं, या तो उस जमीन पे पहले से कोई नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है या किसी ने तंत्रा करके वहाँ नेगेटिव एनर्जी को डाला, तो ब्रह्म स्थान की ऊर्जा न्यूट्रल हो जाती है। क्योंकि जैसे ही नेगेटिव एनर्जी एंटर करेगी तो ब्रह्म स्थान पे वो यूनिवर्स का जो कनेक्शन होता है ना वो कट जाता है, उसका कंट्रोल है। अब 45 देवता हैं, मतलब एनर्जी फील्ड, 45 एनर्जी फील्ड है वास्तु में। इनको हम देवता इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनर्जी फील्ड है, तो हमें मालूम है उसकी एनर्जी को हमें कैसे इंक्रीज करना है वाइब्रेशंस को, और वो लो हो रही तो क्यों हो रही। तो जब कोई भी एनर्जी जिस भी डायरेक्शन में जाके अपनी प्लेसमेंट लेगी वहाँ की एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो जब मैं घर देखता हूँ, मुझे बस इतना चाहिए कि एंट्री गेट आप मुझे दिखा दो,
वीडियो कॉल पे, मैंने एंट्री गेट देखी है, उसी समय मुझे फील होता है, मतलब हम एनर्जीज में ना, तो मेरा भी तो आज्ञा चक्र एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है। जब कहीं किसी पे नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो मेरे आज्ञा चक्र तक वो सेंसेशन वाइब्रेशन आ जाता है, मुझे फील हो जाता है कि हाँ ये नेगेटिव है। फिर मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये लैंड एनर्जी है, मतलब इस ज़मीन पे पहले से ही थी, आप आए और वो कुछ आपने यहाँ पूजा पाठ कराया, कुछ करा और वो एक्टिव हो गई, या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक करके भेजा है, तो फिर क्यों भेजा है, रीज़न क्या है, वो क्या करने आई है, वो सब मैं देख लेता हूँ। इसके बाद हम घर की हीलिंग करते हैं, क्योंकि घर से आपने नेगेटिव एनर्जी निकाल दी, लेकिन वो वहाँ का ऑरा तो बिगाड़ के गई ना, ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को खराब कर गई। 45 देवता जो हैं हमारे, उनकी एनर्जीज अप एंड डाउन है, ठीक है, वाइब्रेशंस गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे वास्तु की एनर्जी की हीलिंग का मतलब यही है कि 45 एनर्जी फील्ड हैं, वो जिस जिस वाइब्रेशंस पे होने चाहिए, मैं अपनी एनर्जीज को देकर उसको बैलेंस करता हूँ वहाँ पे। अब उस हीलिंग के दौरान जितनी भी वहाँ पे अलग अलग तरफ, अलग अलग डायरेक्शन में कोई नेगेटिव एनर्जी है या वाइब्रेशंस लो है, तंत्र वाइज हो, तो वो मुझे मिलती जाती है, मैं क्लीन करता हूँ। मतलब मुझे चाहिए कि आप वीडियो कॉल पे घर का हर एक कॉर्नर, हर एक वॉल मुझे दिखाते चलो, मैं एनर्जी प्लेस करता चलूँगा, जहाँ पे नेगेटिव होगा मैं वहीं पे रुक जाता हूँ। और ऐसा एक केस मैंने किया था, मुझे वो मालूम है कि मैंने उनसे बस इतना ही बताया था, तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, वास्तु करेंगे। मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं कि तुमको कहाँ क्या फील होता है। जब वो मुझे वीडियो में दिखाते हुए चल रहे थे, उनके घर का एक कॉर्नर था जहाँ पे एंट्री गेट भी था, वहीं पे टॉयलेट था। जैसे ही वो वहाँ पहुंची, मैंने उनको बोला आप यहीं पे रुक जाओ। मैंने बोला यहाँ पे एक फीमेल एंटिटी है, यहीं पे है नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे घर की, अब 5 मिनट यहीं पे रुकना, मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करूँगा। इतना मैंने बोला था, वो औरत रोने लगी। वो कहने लगी यही वो जगह है जहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ था और मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर पहली बार हाथ उठा दिया, और उस दिन से मैं मेंटल ट्रॉमा में हूँ, मतलब मैं अपने पति से नज़र नहीं मिला पा रही हूँ। कह रही एकदम एग्जैक्ट इसी, और वो रो रही थी यही बोल के कि इसी जगह पे आके ही मेरे से गलती हुई थी और तब से हमारा रिलेशन भी ख़राब है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ पे हमने एनर्जीज को बैलेंस करा, उस नेगेटिव एनर्जी को शिफ्ट करा था। तो जब घर देख रहा होता हूँ ना, मैं हीलिंग्स करता हूँ, तो हमें दिख रही होती कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। और कई बार तो ये होता है कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है, और आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग भी बना है और उस घर में कोई स्पिरिट वाला कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें समस्याएं हैं, क्योंकि फिर बात आती है लैंड एनर्जी की। वहाँ के ब्रह्म स्थान की ऊर्जा डाउन है पहले से, वो ज़मीन उस लायक नहीं थी कि आप मकान बना के वहाँ पे रहोगे, इसलिए वो प्रॉब्लम में होते हैं। तो जब मैं वास्तु की एनर्जीज को हील कर रहा होता हूँ, तो ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे हम थोड़ी साधना अपनी लगाते हैं कि इस जगह की ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को हम कंप्लीट करें, मतलब वो पॉजिटिव हो जाए। फिर आजकल ऑरा स्कैनर आते हैं, डाउजर्स आते हैं, बहुत सी चीज़ें जिससे हम चेक कर पाते हैं। मतलब मैं तो अपने क्लाइंट को बोल देता हूँ कि आप बाहर हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, वीडियो कॉल पे हैं, आप अपने घर में रुद्राक्ष की माला उठाओ, घर के सेंटर में आओ और रख लो। अगर वो नेगेटिव घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो नेगेटिव है। मेरी हीलिंग के बाद फिर उठा के चेक कर लेना, अब वो आप ही के हाथ से पॉजिटिव घूमनी शुरू हो जाएगी, हो गई हीलिंग। या फिर मैं खुद दिखवा देता हूँ उनको। पर सर जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि जैसे इस डायरेक्शन में ये नहीं रखना, उस डायरेक्शन में वो नहीं रखना, ज़रूरी नहीं हर किसी केस में नेगेटिव एंटिटी हो, बट कई बार जैसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, या इस डायरेक्शन में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये कलर नहीं होना चाहिए, तो उसको आप कैसे बैलेंस करते हो? वो भी बैलेंस हो जाती है? यही बात मैंने अभी बोली थी कि किसी घर में अगर प्रेत नहीं भी है तो भी हमें वास्तु करना पड़ता है। वहाँ पे यही है कि आपने गलत डायरेक्शन में कोई चीज़ बना ली, या घर वास्तु के हिसाब से बनाया लेकिन आपने कुछ एलिमेंट सामान गलत डायरेक्शन में रखे। जैसे कोई कॉर्नर है वहाँ भारी चीज़ नहीं रखनी, एक कॉर्नर है वहाँ शीशा नहीं रखना, आपने पानी की व्यवस्था गलत जगह रखी, तो यहीं पे तो एनर्जीज को हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट वाले घरों में भी मैंने कभी टॉयलेट नहीं तोड़वाई। अच्छा। इवन मैं बिल्कुल सच बता देता हूँ अब कि मैं खुद पहले जिस प्रॉपर्टी में रहता था, लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट है तो आपका फाइनेंस नहीं टिकेगा, बर्बाद हो जाओगे। मेरे घर में खुद नॉर्थ ईस्ट में किचन था, मैं 4 साल रहा हूँ उस प्रॉपर्टी में, और उस घर से निकलते निकलते मैंने 3 प्रॉपर्टी खरीद के निकला हूँ मैं। मेरा तो फाइनेंस नहीं गड़बड़ हुआ, लेकिन एक ही बात थी कि मुझे एनर्जी बैलेंस करनी आती है। मैंने एनर्जीज को बैलेंस कर, एक्चुअल में एनर्जी और वास्तु को कनेक्ट करना मैंने सीखा ही तभी था। आप देखो जिंदगी में जब भी कुछ करते हो, जब खुद पे पड़ती है ना, तभी आप कुछ सीखने जाते हो। मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ 2008 से, मैं हीलिंग्स और साधनाएं, कुंडलिनी साधना कर रहा हूँ 2012 से, हीलिंग भी मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं खुद उस प्रॉपर्टी में था, शुरुआत में प्रॉब्लम में फंसा, मैंने स्टडी करा,
मुझे समझ में आ गया वास्तु वाले सारे ही दोष लेके बैठे हैं, लेकिन मुझे तो चेक करना था इम्पैक्ट है कि नहीं। वाकई इम्पैक्ट आया। नॉर्थ में टॉयलेट था, नॉर्थ ईस्ट में किचन था, साउथ की एंट्री थी मेरे घर की, सारे वास्तु दोष मेरे ही घर में थे। जब वो इम्पैक्ट आया ना, तो मैं हीलिंग करता था लोगों की, और मैं साधनाएं भी कर रहा हूँ। वहां पे फिर मेरे दिमाग में शुरू हुआ था कि अगर मैं नेगेटिव एनर्जीज को शिफ्ट कर पा रहा हूँ, और बहुत लोगों को तो मैंने देव एनर्जी पर भी वर्क करा है, जैसे औरतों के ऊपर माताएं आ जाती हैं, वहां पे भी मैंने हील करा उनको कि अब माता नहीं आएगी आज से, ठीक है, इनको स्थान चाहिए तो इनको मंदिर का स्थान दे देते हैं, तुम्हारे शरीर पर क्यों है, मतलब उनको वो कहते हैं मेरे पर ये माता है, माता आ गई, बातचीत होती है। तो मैंने सोचा कि जब हम एनर्जीज को हील करके बैलेंस कर पा रहे हैं, तो ऐसे में घर में भी तो वास्तु के देवता हैं, अगर मैं इन पे काम करके देखूं। वहां जब मैं खुद ऐसी प्रॉपर्टी में रह रहा था तब मैंने शुरू करा, और एक्चुअल में रिजल्ट मैंने खुद देखे। नॉर्थ ईस्ट का किचन हील करा, नॉर्थ की टॉयलेट हील करी, साउथ की एंट्री है, घर बैलेंस करा, 45 एनर्जी के फील्ड्स हैं, देवता हैं, सबको बैलेंस करा, रिजल्ट मेरे हाथ में थे। फाइनेंस भी बढ़िया रहा, हेल्थ भी बढ़िया रही। मतलब वो प्रॉपर्टी से मैं तब बाहर आया जब मैंने उससे 3 गुना ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी, और एक नहीं 3 प्रॉपर्टी खरीदी। उसके बाद जब मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है, तब मैंने फिर लोगों की हीलिंग शुरू करी। ऐसे क्लेम नहीं कर सकता था मैं कि मैं वास्तु हीलिंग कर दूंगा, रिजल्ट कैसे पता चलेगा, तो पहले मैं खुद चेक कर लूँ ना अपने ऊपर, मेरे ऊपर रिजल्ट आया कि नहीं, तभी तो दूसरों पे करूंगा। सही बात है। और जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि हाँ मैं पहले कहाँ था, मेरे वास्तु में क्या प्रॉब्लम्स थी, मेरी साधना क्या, जो जानते हैं उनको मालूम है मेरी लाइफ का। तो वो भी बिलीफ सिस्टम है। सर आजकल जैसे लोग घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट भी, जैसे आपने बोला कि वास्तु पूरा जो घर का नक्शा बनाते हैं उसमें वास्तु दोष सारे हटे होते हैं, प्रॉपर बनाते हैं, उस हिसाब से वो नक्शा भी देते हैं आजकल। तो बट ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि यार घर के इस जोन में रेड वॉल नहीं होनी चाहिए, इस जोन में ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसी एक बेसिक कलर स्कीम कुछ बता सकते हो कि घर में अगर ये बेसिक कलर्स करा लिए और आपके घर में वास्तु वाला आर्किटेक्ट नक्शा बना हुआ है तो परफेक्ट सही चलेगा? सबसे ईजी बता देता हूँ। कुछ लोग मतलब थोड़े क्रिएटिव होते हैं तो वो घर में बहुत सारे कलर्स कराएंगे, लेकिन अगर आपको टेंशन फ्री रहना, घर में क्रीम या वाइट कलर करवा लो, लाइट कलर, हर एक डायरेक्शन में हर जगह बढ़िया है वो, आपको कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है। और अगर वैसे बात करें तो नॉर्थ के साइड में थोड़ा पिंकिश कलर रख लो, अच्छा, ईस्ट साइड में क्रीम कलर रख लो, साउथ में मतलब रेड बोलते हैं पर मैं कहता हूँ रेड मत करवाओ, और वेस्ट में आके या साउथ वेस्ट में ब्राउन और ग्रे मत यूज़ करो। आजकल मैं देख रहा हूँ, आजकल जो नई प्रॉपर्टीज़ बन रही है वहाँ ग्रे बहुत यूज़ हो रहा है, उसको बोलते हैं फैंसी कलर है, ये आज के ज़माने का है। अब किसी ने कर भी रखा है अगर, तो कलर्स में भी तो ऊर्जाएं हैं। मुझे लोगों का ऑरा देख के कलर ही तो दिख रहे थे, मतलब हमारे 7 चक्र, हर एक चक्र का अपना कलर है, तो वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट होती है, तभी मुझे सिर के ऊपर कलर्स दिखते हैं, वाइब्रेशन। तो घर में, प्रॉपर्टी में, आपकी गाड़ी पे भी जो कलर है उसकी अपनी वाइब्रेशन है, नंबर्स की वाइब्रेशन है, कलर्स की वाइब्रेशन है, मंत्रों की वाइब्रेशन है, हर चीज़ वाइब्रेशन है। तो अगर आपने घर में कलर्स कराए, वास्तु से घर बनाया, उसके बाद आपने अलग अलग जगह पे अपना फर्नीचर सेट किया है, तो हर चीज़ हर जगह तो सही नहीं होती। यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं वास्तु की एनर्जी को। भले वास्तु के अकॉर्डिंग घर बना था, पर इंटीरियर तो आप अपने अकॉर्डिंग करा रहे हो ना। तो घर में हमेशा जरूरी नहीं कि कोई ब्लैक मैजिक ही करेगा, नेगेटिव एनर्जी भी होगी, लैंड एनर्जी भी अच्छी, लेकिन हम इंटीरियर में भी आके अगर गलतियां कर दें तो मैं एनर्जीज को बैलेंस करता हूँ। एनर्जी बैलेंस होगी, आप कुछ भी करो। बट सर फिर उसके बाद वॉल का कलर कुछ भी रहे, कुछ भी रखो सर, पूरी जिंदगी वो रहेगी एनर्जी, या फिर कुछ टाइम बाद दोबारा करनी पड़ेगी? मैं वास्तु कर रहा हूँ, मैं अपने घर का वास्तु नहीं करता, मुझे जरूरत ही नहीं। एनर्जी बैलेंस से जिसको जो मर्जी जहाँ पे जो रखना है रखो, जिसको जो बनाना है बनाओ, मैं टेंशन ही नहीं लेता। क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि एनर्जी बैलेंस कर रखी है। एनर्जी बैलेंस है, वाइब्रेशंस बैलेंस हैं, हर एक चीज़ में वाइब्रेशन ही तो बन रही है। वाइब्रेशन बैलेंस करना आ गया तो काम खत्म है। और ये भी बहुत ईजी है। कोई कहे जी कैसे कर लेंगे, तो मैं सिखाता हूँ, एनर्जी बैलेंस करना सिखाता भी तो हूँ मैं। सीख लो मेरे से, आपको ऊर्जा दे दूंगा, आप खुद ही बैलेंस करते रहो, अपनी भी करो, अपने रिश्तेदारों की भी एनर्जी बैलेंस करो, ठीक है। तो ऐसे बहुत से केसेस हो जाते हैं हमारे पास जहाँ पे मजबूरी हो जाती है कि सामने वाले को मुझे एनर्जीज देनी भी पड़े। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हीलिंग कर रहा हूँ और ठीक ही कर रहा हूँ। आपको ठीक करा, 6 महीने 1 साल बाद आप फिर दोबारा परेशानी में पड़ जाओ, किसी ने फिर दोबारा कुछ कर दिया तो ऐसा रिलेशंस में होता है। तो एनर्जी देनी पड़े मतलब आप उनको सिद्ध कर हाँ, उनको मैं एनर्जीज देता हूँ, मतलब उनको हीलर बनवा देते हैं हम, उनको हीलिंग एनर्जीज देता हूँ कि अब वो खुद हीलिंग करें और चीज़ों को ठीक रख सकें, ठीक। तो जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, उनको भी ज़रूरी है। और वो कितने टाइम का प्रोसेस होता है? 15 डेज का प्रोसेस है, जहाँ पे हम उनको उनके ऑरा को
उस लेवल पर लाना होता है, वाइब्रेशंस को उतना हाई करना है कि 15 दिन के अंदर उनका ऑरा प्रोटेक्टेड हो जाता है, कवच बन जाता है उन पे, और ऑरा उनका बिल्ड भी हो जाता है कि अब वो अगर कुछ भी बैलेंस कर रहे हैं, किसी की हीलिंग कर रहे हैं, तो उन पे इम्पैक्ट ना आए। और सर जैसे आपके पास ज़्यादातर बाहर के ही केसेस आते हैं, इंडिया से बाहर के, कनाडा के हो गए या कहीं और के हो गए, तो आपको सबसे ज़्यादा गलत क्या लगता है वहाँ के घरों में कि वो हमेशा ख़राब ही होता है? वास्तु तो होता ही नहीं है। हाँ, बाहर के घरों में तो हमेशा किचन कहीं और है, टॉयलेट कहीं और है, और साउथ वेस्ट में टॉयलेट खूब मिल जाएगा, ईशान कोण वाले टॉयलेट वाले घर खूब आते हैं मेरे पास। तो बाहर वास्तु को नहीं ध्यान देते। अब उसको आप तोड़ भी नहीं सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट वाले उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो तोड़ फोड़ तो कर ही नहीं सकते। तो वहाँ पे एनर्जी बैलेंस करके ही काम चलता है। उनको रिजल्ट तभी मिलते हैं जब हम एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तो उस केस में फिर आप सिखाते ही हो या फिर कुछ आप रखवाते हो चीज़ें? नहीं, मैं रखवाता कुछ नहीं, क्योंकि हमने जब वाइब्रेशन को बैलेंस करा, देखो देवता की एनर्जी को बैलेंस कर दिया अगर, तो वहाँ कुछ रखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और रखवाने में भी मतलब मैं अगर ये बोल दूं स्कैम है तो बुरा भी लगेगा लोगों को कि हम सामान बेच रहे थे, तुमने स्कैम बोल रखा है। लेकिन अब हकीकत तो बताता हूँ होता क्या है। जैसे बहुत से लोगों ने, आपने देखा होगा, वो ऑरा स्कैनर चेक कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली दिखाता भी अपने क्लाइंट्स को। अब एक रॉड आई, उन्होंने बोला यहाँ पे कॉपर रॉड रख दो, यहाँ पे ये पिरामिड डाल दो, और फिर ऑरा स्कैनर लिया, ऑरा स्कैनर खुल गया, तो उन्होंने कहा देखो देखो पॉजिटिव हो गया। एक्चुअली वो जगह पॉजिटिव नहीं हुई। अब ये अंगूठी भी है तो इसका भी तो अपना एक एनर्जी है ना, ठीक है। तो जो तुमने पिरामिड या रॉड रखी है उसकी एनर्जी चेक कर रहे हो आप, उसको रख देने से वो जगह नहीं हील हो गई, वो उसकी एनर्जी जो आप चेक कर रहे हो तो उसमें एनर्जी है, तो वो तो बताएगा यहाँ पॉजिटिव है। उसको नीचे रखो और आप थोड़ा ऊपर हो जाओ, या उसको थोड़ा सा 2 फीट इधर साइड में कर दो। अब आपने बोला नॉर्थ हील करेगा, तो नॉर्थ इतना सा तो है नहीं। नॉर्थ हील करेगा मतलब नॉर्थ में आप कम से कम 30-40 डिग्री लोगे ना, तो आप स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट का जो एकदम पिन पॉइंट करके कॉर्नर है वहां पे लगा रहे हो पिरामिड, उसको 1 फीट थोड़ा सा साइड में कर लो, तो ऑरा तो उसको पूरा बैलेंस करना चाहिए ना। फिर आप स्कैनर लगाओ, अच्छा, ठीक है। तो वो आप जो चेक कर रहे हो ना, वो उसका ऑरा है जो सामान आपने वहां पे रखा है, ठीक है। लेकिन पीछे वो हील हो गई, वाइब्रेशन बैलेंस हो गई कि नहीं। अब नेगेटिव एनर्जी में यहाँ पे मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है कि उस कॉर्नर पे नेगेटिविटी है प्रॉपर। नेगेटिविटी का मतलब कोई सोल है, तो आपकी एक पिरामिड कॉपर का कुछ सामान रख देने से क्या आत्मा डर के भाग जाएगी? उसको क्या ही फर्क पड़ रहा है, तुम कॉपर का पहाड़ रखो, वो उस पर भी बैठा रहेगा। अब आप ऑरा स्कैनर उठाओगे तो वो कॉपर का जो पिरामिड सामान था वो उसकी वजह से उसको पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन वो सोल तो वहीं पे है ना, तो इम्पैक्ट तो वैसा का वैसा ही रहेगा। सामान आपका जो रखा है ना, उसको थोड़ा और नीचे रख के और ऑरा स्कैनर को जब आप ऊपर को करके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, वो हील नहीं हुआ। मैं सामान रखता ही नहीं, इसीलिए मुझे मालूम है वहाँ से नेगेटिविटी को हटाओ, उसको मुक्ति दो। दूसरा, वहाँ की जो वाइब्रेशन है उसको बैलेंस कर लो, तो इन चीज़ों को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस दोनों ही वर्क करते हैं। नेगेटिव एनर्जी पे काम नहीं करेगा ये रॉड एंड पिरामिड नेगेटिव एनर्जी के ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, कोई वैसा ही नॉर्मल है, डायरेक्शन वाइज उनको रखना है तो रखो, लेकिन बहुत मेजर अगर वास्तु दोष है तो आप कितना भी कुछ भी रखो, उन चीज़ों से वो हील नहीं होते हैं ना। मेरे पास मैक्सिमम केस आए हैं रेमेडी कराने के बाद ही आते हैं, धक्के खा के आते हैं मेरे पास लोग। मैं कितनी प्रॉपर्टीज ऐसे वर्क करके आया हूँ जहाँ पे वास्तु के सारे ही सामान लगे हुए हैं उनके घर में, अच्छा, है ना। टेपिंग वेपिंग भी लगी हुई है, जगह जगह रॉड्स लगी हुई हैं, पिरामिड लगे हैं, बहुत सी चीजें, ऐसी ऐसी चीज देख रहा हूँ मैं जो मैं खुद पहली बार देखता हूँ कई बार कि ये क्या अद्भुत सामान लगाया तुमने। और उसके बाद भी मैं उनके घर में बोलता हूँ यहाँ तुम बैठ रहे हो, कैसा लग रहा है जी? सिर भारी हो रहा है। जब मैं अपना स्कैनर निकालता हूँ तो मेरा स्कैनर बता रहा होता है ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। वहां पे फिर मैं हीलिंग्स करता हूँ। तो मेरी तरफ से आप सामान रखो या उतार दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो एनर्जी बैलेंस करके चले जाएंगे। सर ऐसा भी होता है जैसे आपके पास फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं, अगर वो किसी वहाँ पे फॉरेनर का घर ट्रीट करवाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल जी। अब फॉरेनर तो उसके ना कल्चर में ऐसी ऑकल्ट साइंसेस, ना उसको वास्तु दोष के बारे में पता, ना वो बिलीव करता। आपने उसकी जो भी डिफिकल्टी चल रही है, आपने उसके घर में चीज़ें चेंज करा दी वास्तु के हिसाब से, तो उस फॉरेनर के यहाँ पर भी ये चीज़ काम कर जाएगी? मैं तो चेंज ही नहीं करा था कुछ भी जो भी आप ट्रीट करते यहाँ हो। यहीं पे मेरी मॉडलिटी काम करेगी एक्चुअली। अच्छा, अब एक क्रिश्चियन है, वो कह रहा है मैं पिरामिड लगाऊंगा ही नहीं, मैं ओम लगाऊंगा ही नहीं। मैंने तो कुछ लगाया ही नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हम तो कुछ लगा ही नहीं रहे, ना तोड़ रहे। फॉरेनर है, उसको डाउट है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कुछ भी हम मानते ही नहीं, तो आप तोड़वा भी नहीं सकते। तो एनर्जी बैलेंस हम कर रहे हैं, ना हम वहाँ पे कुछ रख रहे हैं, ना हम कुछ तोड़ रहे हैं। एनर्जीज बैलेंस हो गई, उनको कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि आपको जो साक्षात दिख रहा होता है उसी का इम्पैक्ट रहता है ना दिमाग में। थॉट तभी क्रिएट होगी ना।
आपने मेरे यहाँ पे ये वाला यंत्र लगा दिया, मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन जब मैंने कुछ लगाया नहीं, मैंने एनर्जी बैलेंस कर दी। आप बिलीव करो चाहे मत करो, मुझे एनर्जी बैलेंस करनी थी, मैंने कर दी। तो अगर कोई फॉरेनर के घर में रह रहा है और इंडियन है और वो मुझसे काम कर रहा है, तो एनर्जी तो बैलेंस ही है ना वहाँ की। हम तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच ही नहीं रही। बहुत सारे मुस्लिम भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके यहाँ पे मैं वास्तु हील कर रहा हूँ, हमने कुछ रखा ही नहीं, वास्तु की एनर्जी बैलेंस भी हो गई। तो वास्तु कराने के बाद भी जरूरत पड़ती है एनर्जीज को बैलेंस करने की। पर सर ऐसा बहुत देखा है कि बाहर के घरों में, मूवीज में भी देखते हैं कि ये घर ज्यादा हॉन्टेड होते हैं मोस्टली। सच में होते तो ऐसा क्यों होता है कि वहाँ के घरों में ऐसा क्या होता है कि ये हॉन्टेड हो जाते हैं? देखो, भक्ति भाव तो है ही नहीं। किसी घर में नेगेटिव एनर्जी है, रहने दो, लेकिन उस घर में अगर समय समय पे पूजा पाठ, हवन, पूर्णिमा पे हो रहे हैं, घर में साधक हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उस घर की या वहाँ के लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशंस इतनी हाई होती है कि वो नेगेटिव भी वहीं रह जाएगा ना, पर उसका इम्पैक्ट नहीं आता। ये भी मैंने देखा है, मैंने किए ऐसे केस भी कि उस घर में बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ चल रहा है, तो वो बैलेंस्ड वे में चल रहे हैं, पर उनको मालूम है कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव है, फील भी होता है, तो चलो मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। लेकिन बाहर के कल्चर में तो ये चीज़ें नहीं हो रही, वो तो नहीं करा रहे, तो वहाँ पे एनर्जीज होल्ड होती चली जाती। मैंने ऐसे ऐसे केस किए हैं फॉरेन के घर के कि वो घर कम कब्रिस्तान ज़्यादा फील होता था मुझे देख के। मतलब रहने वाला कह रहा है जी हमें डर लग रहा है, हमें रोज रात को भूतों के सपने ही आते हैं, बस मैं आगे बैठ के काम कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है पीछे कोई गया, देखा तो कोई भी नहीं है, साया सा भटकता दिखता रहता है हर समय। तो उस केस में मैं यही कहता हूँ, आज कर दूंगा तुम्हारी वास्तु की हीलिंग, कल से अगर साया भटक जाए तो बता देना, तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा। तो वहाँ पे जब मैं काम करता हूँ तो मल्टीपल एनर्जीज आती हैं। तो कितने तो घर मेरे पास ऐसे आए हैं, वो बोलते हैं जी 100 साल से बने हुए हैं ये। अब 100 साल में न जाने क्या क्या हुआ। एक घर का बता रहा हूँ मैं, एक घर ऐसा आया था, मतलब उस घर में नेगेटिव तो उनको फील हो ही रहा था, साथ ही वो प्रोग्रेस भी नहीं कर रहे थे, मतलब बच्चा भी नहीं हो रहा। ये स्थिति थी उनकी कि बच्चा भी नहीं हो रहा, करियर ग्रो भी नहीं हो रही, और रिलेशंस आपस में, कजन है, रिश्तेदार हैं, उनसे भी उनके बिगड़ते जा रहे, मतलब वो धीरे धीरे अकेले होते जा रहे थे। और उनको वो प्रॉपर्टी में रहते हुए 2-3 साल हो रखे थे। मैंने वो प्रॉपर्टी देखी ना, देखते ही फील हो गया था कि कितनी ज़्यादा एनर्जीज है वहाँ पे। तो मैंने जब वो केस लिया, हीलिंग शुरू करी, एनर्जी बैलेंस करने लगा, सारा कर दिया मैंने। करने के बाद मुझे खुद को फील आ रहा था कि अभी भी कुछ बचा है। तो सेकंड सेशन जब मेरा उनके साथ था तो मैंने उनसे बोला कि इस घर में ना कोई पोटली सी बनी हुई, एक बॉक्स है और उसके अंदर पोटली सी है, और इसकी उसमें ही कुछ चीज़ें हैं गड़बड़। तो तुमने किसी से कुछ कराया? बोले नहीं जी हमने नहीं कराया। बोले लेकिन हमने ये घर खरीदा था, घर भी बहुत बड़ा था। बोले हमसे पहले जो रहते थे शायद उन्होंने करा। मैं कहा तो घर को अच्छे से साफ़ सफाई करवाओ। साफ़ सफाई करे तो उन्हें कई चीज़ें मिली, मतलब बॉक्स भी मिला एक, और उसके अंदर कुछ कुछ सामान ऐसे बने हुए थे, छोटी छोटी बॉल टाइप की। वो तो क्रिश्चियन रहते थे उसमें पहले, और मतलब अजीब सी डाउटफुल चीज़ें उनको कई सारी निकल के सामने आई थी। मैंने एनर्जी चेक करी तो उनमें थी नेगेटिव एनर्जी। तो मैंने कहा अब इसको आप शिफ्ट करो। तो पहले वाला व्यक्ति क्या करके गया उस प्रॉपर्टी में, आपको क्या पता। और वो जो भी करेगा, अगर मान लो पहले जो आदमी बैठा था वो तंत्र प्रैक्टिस कर रहा हो, तो कितनी तो एनर्जीज उस घर में होल्ड करके चला जाएगा। आप वो घर बना बनाया खरीद रहे तो आप पे इम्पैक्ट आएगा। तो जब हम वास्तु कर रहे हैं ना, तो वास्तु नहीं कर रहा मैं एक्चुअली, मैं वहाँ की पूरी एनर्जीज पे वर्क कर रहा हूँ। 45 देवता ही नहीं कर रहा मैं, तंत्र मंत्र जो भी उसमें सोल हो, क्या पता किसी ने सुसाइड किया हो। एक केस में तो सुसाइडल केस निकल के आया, लड़का उस घर में रहने गया, हाँ। जैसे उसने रहना शुरू करा था वो डिप्रेशन का पेशेंट हो गया, दिमाग की स्थिति एकदम डाउन है, जॉब अब छोड़ दी, और वो एक ही कमरे में पड़ा है, बस सो रहा है, और सब मन नहीं करता कुछ भी करने का। उसकी वाइफ आई थी मेरे पास कंसल्टेशन पे, तो मैंने उनका जब घर देखा, मैंने बोला कि मुझे इस घर में एक फीमेल एंटिटी दिख रही है। तो बोली पक्का फीमेल एंटिटी? मैंने कहा फीमेल एंटिटी है इस घर के अंदर और उसको मुक्ति चाहिए। तुमसे ज़्यादा परेशान तो वो है, उसको मुक्ति चाहिए, वो दुखी है यहाँ पे, और वो सुसाइडल केस एक्चुअली। उसने बोला कि ये घर पहले जिनके पास था उस लेडी ने यहाँ पे आत्महत्या की थी, उसने पॉइजन खा लिया था, वो मर गई थी। बोली हम जब इस घर में आए, आने के बाद हमें पता चला, और अब मेरा हस्बैंड डिप्रेशन का पेशेंट है और जॉब छोड़ चुका है। तो आज्ञा चक्र पे एनर्जीज अपनी जगह बनाती है। मैंने आपको ये चीज़ बताई है। आज्ञा चक्र का क्या काम है, यहीं से हार्मोन्स बनते हैं, हंसी के, खुशी के, डिप्रेशन के। तो जब नेगेटिव एनर्जी वाले घर में आप रहोगे ना, तो उसकी वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन मैच करेगी। वो सुसाइड करके मरी तो उसकी वाइब्रेशन क्या है, दुख, डिप्रेशन। सेम वाइब्रेशन आप एब्जॉर्व करोगे तो वो इंसान भी दुख और डिप्रेशन में जाएगा। जैसे देखो, आप भजन कीर्तन वाले मंदिर में जाओगे, ऑटोमेटिक आपको अच्छा फील होगा, बैठ जाओगे वहाँ। और अगर आपको कहीं शमशान में, कहीं किसी घाट के किनारे बैठा दिया जाए, वहाँ जाके आपको
अजीब सा दुख सा फील होगा, ठीक है। तो उस केस में वही स्थिति थी, उसको हील करा। ऐसा ही सिमिलर एक केस करा था, वास्तु करने में गया हुआ हूँ इनके घर में। तो जो मेरे क्लाइंट थे, मैं उनके घर में, बस मैंने उनको बोला था नेगेटिव एनर्जी तो है घर में। अब जब मैं चलना शुरू करा, उनके घर में 3-4 बेडरूम थे, एक रूम में मैं गया, मैंने उस रूम में खड़े होकर बोला फीमेल एंटिटी यहीं पे है, इसको मुक्ति दे देते हैं, फिर उसके बाद बाकी वास्तु की हीलिंग करेंगे। तो उसने मुझे बताया, बोला कि एक एयर होस्टेस थी, वो इसी घर में रहती थी, इसी रूम में उसने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, बॉयफ्रेंड ने शादी को मना कर दिया और वो इतना डिप्रेस्ड हो गया, उसने सुसाइड कर लिया था। तो मैंने बोला जब तुमको पता है फिर तुमने क्यों खरीदा? बोले नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानते थे, बोले ये सब कुछ नहीं होता और सस्ते में मिल रहा है तो खरीदो। उसको प्रॉपर्टी, वो फ्लैट सस्ते में मिला था, लेकिन उसकी स्थिति क्या थी कि फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स आने लगी। वो फैमिली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और हमेशा उदास रहना, दुखी रहना, इन्जॉयमेंट ख़त्म हो गई थी लाइफ से। वहाँ पे हीलिंग्स करके चीज़ें बैलेंस करी। तो कई बार आपको खुद पता है कि यहाँ पे कोई घटना घटी और कई बार आपको नहीं पता, तो जब आप इतिहास उठाओगे, उस जगह का पता करोगे, तो आपको पता चलेगा हाँ, जो पहले रहता था वो तंत्रा प्रैक्टिस करता था, या वो अपने घर में तांत्रिक बुला रहा था, या किसी ने सुसाइड करा, वो पता चल जाता है लोगों को। अच्छा सर, हमने घर के वास्तु दोष की बात कर ली, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एंटिटी आई उसकी हमने बात कर ली। अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी रिलेशनशिप इश्यूज़ की, क्योंकि आजकल ये भी बहुत चल रहे हैं, शादियाँ नहीं टिक रही हैं, लोग रिलेशनशिप में टिक नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे में मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ऐसे केस भी आपके पास आते हैं? अगर आते हैं तो आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हो? बहुत सारे केस आते हैं, क्योंकि रिलेशन वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है आज के समय में। वर्कलोड है, आप अपने काम में बिजी हो, काम में अगर परेशान हो तो घर आओगे तो रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स रहती है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो ना। लेकिन इसके पीछे और भी रीज़न हो जाते हैं। आप खुश हो, 2 कपल खुश हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी आपको खुश देख के खुश हो ही रहा है, तो वहाँ पे नज़र वज़र लगना, या कुछ लोग इंटेंशनली गड़बड़ करा ही देते हो, कहते हैं कि अरे इनका रिश्ता गड़बड़ हो जाएगा तो हमें खुशी मिलेगी। ऐसे भी बहुत होते हैं घर परिवार वाले। तो रिलेशनशिप वाले केस बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे पास। जब वो परेशान है और उनको लग रहा है कि नहीं, शादी हुई थी तो सब अच्छा था, शादी के पहले भी रिलेशन अच्छा था, अब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो इसमें प्रॉपर्टी का भी रोल है, जो मैंने वास्तु की बात करी कि नए घर में शिफ्ट हुए, कुछ खरीदा तो परेशानी बनी। और कई बार है कि अचानक से आपस में बननी बंद हो गई। तो ऐसे में ना 2 तरीके हैं देखने के। कुंडली है तो मैं कुंडली से देखूंगा, क्योंकि कुंडली में योग होते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जीज में फंसोगे, ये वाले योग भी होते हैं कुंडली में। कुंडली में ये योग भी हैं कि आपका 7th हाउस खराब है, शादी का स्थान अगर नहीं उतना अच्छा कुंडली में, या 5th हाउस बहुत अच्छा नहीं है, तो मैरिड लाइफ में इश्यूज रहेंगे। लेकिन किसी के पास तो कुंडली नहीं है। तो फॉरेन वाले जो केसेस होते हैं ना, मैक्सिमम उनके पास कुंडली नहीं होती अपने पास, और मुझे कुंडली की जरूरत नहीं है अच्छा, देखने के लिए। मैं ऑरा देख रहा हूं तो हर एक प्लेनेट हर एक चक्र से कनेक्टेड है। अब जब मैं ऑरा चेक कर रहा होता हूं तो कलर्स रिफ्लेक्ट होंगे, मुझे चक्रा दिखेगा, तो अपने आप में समझ जाता हूं कि ये प्लेनेट का इनका प्रॉब्लम है। तो बिना कुंडली के भी मैं सामने देख के बहुत आराम से एनालाइज कर लेता हूं कि इनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। अब रूट कॉज भी मुझे पकड़ना है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्यों है? किसी ने कुछ तंत्र वाइज ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, या सिर्फ नज़र टोक है? और अगर मुझे उनके ऑरा में ब्लैक मैजिक तंत्रा वाली एनर्जी नहीं मिल रही है तो फिर मैं उनका घर चेक करूंगा, क्या पता प्रॉपर्टी वाला प्रॉब्लम हो, वहां पे कुछ नेगेटिव होता है। तो फॉरेन के लोग बहुत सारे मेरे साथ हैं जिनके पास कुंडली भी नहीं है, और मैं उनको देख रहा हूं कि क्या इश्यूज है। अब हम उनके रूट कॉज को हील करना शुरू करते हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों की हीलिंग्स करके हार्ट चक्र को मैं बैलेंस करता हूँ। और इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही मेरे सामने बैठेंगे तो हीलिंग करूंगा, क्योंकि जब दोनों में विवाद चल रहा है तो दोनों तो बैठेंगे नहीं। तो मेरे पास अगर एक आया है तो दूसरे पार्टनर की फोटो चाहिए मुझे, बस एक सामने बैठा, क्योंकि देखो पति पत्नी जब शादी हो गई ना तो ऑरा कनेक्ट हो जाता है, एक दूसरे के कर्मा शेयर कर रहे होते हैं वो, तो कॉर्ड तो उनके कनेक्टेड ही है। तो एक की मैं हीलिंग करूंगा, दूसरे की फोटो से मुझे चेहरा देखना उसका, और उसकी भी हीलिंग मैं कर देता हूं, दोनों की। तो वहां पे हम हार्ट चक्र को हील करेंगे। फिर उनके, वो मैंने बोला आज्ञा चक्र क्या कर रहा है? वो हार्मोन्स बना रहा है। तो आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? मतलब कि इरिटेशन के हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं, या डिप्रेशन और दुख के हार्मोन बन रहे हैं, तो आप बात नहीं कर रहे अपने पार्टनर से। तो 7 चक्रा को हम बैलेंस करते हुए चलते हैं। जो भी उनके ऊपर नज़र दोष टोक बनी है ना, वो हील करूंगा मैं, और उसके बाद फिर उनको मेडिटेशन सिखा देता हूँ। अब इसी में नेगेटिव एनर्जी और ये वाले केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं। फैमिली लाइफ जब बिगड़ रही होती ना, डाइवोर्स तक बात जा रही है, या शादी को हाँ बोल दी थी अब पीछे हट गए, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी मिलती है। ब्लैक मैजिक जैसे केस आते हैं अपने पास। पर सर किसी की जैसे कुंडली में ही लिखा हुआ है कि जैसे आप बता रहे हो कि डाइवोर्स होना ही है,
तो उस केस में कैसे आप सजेस्ट करते हो? इस केस में भी हीलिंग्स से ही हम हेल्प लेंगे, क्योंकि कुंडली में अगर प्लैनेट जो अभी चल रहे हैं और वो डाइवोर्स का योग बना रहा है, तो वहां पे हमें क्या करना है, हार्ट चक्र अगर हमारा हील रहे और हस्बैंड वाइफ के हार्ट चक्रा टू हार्ट चक्रा पे पिंक कलर की कॉर्ड कनेक्टेड है, तो उनका रिलेशन ठीक चल जाता है। यहाँ पे हीलिंग मॉडलिटी से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में दोनों फैक्टर वर्क करते हैं, मतलब 2 फैक्टर पे मैं वर्क करता हूँ बहुत सीरियस वे में। एक तो उनके प्रारब्ध में प्रॉब्लम चल रही है, तो हम यहाँ पे किसी भी तरह यूनिवर्स से हेल्प लेते हैं। हीलिंग का मतलब है कि अब आप सरेंडर हो चुके यूनिवर्स के आगे, कि मैं सरेंडर हूं और आप इन देवी शक्तियों से कह रहे हो बस आप ही मेरा भला कर सकते हो। तो जो हीलिंग मॉडलिटी में चलाता हूँ ये रेकी नहीं है कि हम हीलिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में हर एक चक्र से जुड़े हुए देवी देवता होते हैं। हम हीलिंग्स में सभी देवी देवताओं की एनर्जी से ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनके सामने सरेंडर होते हैं, गुरु के सामने सरेंडर होते हैं। सबसे बड़ी पावर यहाँ पे गुरु की है, गुरु के सामने सरेंडर है हम। उसके बाद फिर हीलिंग्स कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम सरेंडर भाव में ऊर्जाओं के सामने पहले ही सरेंडर हो गए कि बस अब आप ही संभालोगे, तो हीलिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जिनका कुंडली में प्रॉब्लम है, उनकी अपने भाग्य की प्रॉब्लम है, तो चल रही दिक्कत, तो मतलब कि वो दिक्कत तो बनी हुई है, वहां पे रेगुलर हीलिंग की जरूरत है। दूसरा, अगर किसी के पीछे कोई लग गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले केस बहुत आते हैं कि अब हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, ये हो रहा, पता चला कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दूसरी लेडी ने इसमें कुछ ब्लैक मैजिक तंत्रा कर दिया और वो तलाक मांग रहा है कि उससे शादी करेगा, तो ऐसे केस आते हैं। तो वहां पे मैं उसको हील करूंगा, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करूंगा। फिर अब इनको अपना रिश्ता अगर मजबूत करना है, तो जो बाहर का इन्फ्लुएंस हो तो बार बार आएगा। हमने एक बार हीलिंग करी, 2 महीने बाद फिर दोबारा इन्फ्लुएंस आएगा। घर परिवार के लोग कई बार कह देते हैं कि रिश्ता तोड़ना है। ऐसे में रेगुलर हीलिंग चाहिए। अब या तो रेगुलर हीलिंग लेते रहो आप 2-2 महीने पे, या फिर मैं एनर्जी ट्रांसफर कर देता हूँ, मैं हीलिंग एनर्जीज दे देता हूँ। हमने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ अपना, और एनी टाइम एस्ट्रो के थ्रू ही मैं ये कोर्स चलाता भी हूँ। पर्सनल वे में तो मैं कोर्स देता नहीं किसी को, ठीक है। तो जब मेरी टीम से कनेक्ट होते हैं लोग, तो इंडिविजुअली 1 to 1 बैठता हूँ मैं, मतलब मैं ग्रुप हीलिंग नहीं करता, एक बार में एक ही व्यक्ति की करूंगा और पूरे ध्यान कंसंट्रेशन के साथ कि कोई भी रूट कॉज ना छूटे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उनको हीलिंग एनर्जीज में दे देता हूं और सारे सिंबल्स की ऊर्जाएं एक्टिव करता हूं। अब वो अपने हाथ से हीलिंग कर पाते हैं। अब इसमें भी कोई ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं है कि मैंने आज आपको हीलिंग सिखानी शुरू करी, ऊर्जा दी, तो आप 11 दिन 41 दिन कुछ अनुष्ठान करने लो, कुछ नहीं। पहले दिन आप मेरे सामने बैठे हो, पहला ही सेशन है, आपको हीलिंग्स दे के पूरा ऑरा क्लीन करेंगे, सारी नेगेटिविटी रिमूव करेंगे, शक्ति जागृत करेंगे, और जैसे ही मैं आपको एनर्जी दूंगा उसके बाद आपके हाथ से ही आपकी हीलिंग करवाता हूं। आप अपनी हीलिंग खुद करो अपने हाथ से, प्रॉपर आप एनर्जी फील करते हैं कि हाँ हमारे पीछे बैकबोन पे सेंसेशंस हो रहे हैं, या हीट, मतलब अगर ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई, मतलब कुंडलिनी में शक्ति पहुंची है, तो हीट तो आएगी। बिना हीट के तो ऊर्जा चली नहीं रही, तो वो हीट फील होती है, वो वाइब्रेशन फील होती है। अब सबका डिपेंड करता है, कोई ज्यादा फील करेगा, कोई कम फील करेगा। सेंसेशन हाथों से चलेंगे, क्राउन चक्र पे चलेंगे, आज्ञा चक्र पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले दिन के ही सेशन में एनर्जी एक्टिवेट करके मैं उनको शक्तिपात के माध्यम से ऊर्जा दे देता हूं, और वो अपनी हीलिंग खुद कर लेते हैं। बस 15 दिन मैं कहता हूं आप अपनी हीलिंग खुद करो। 15 दिन में आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, हमारी लीनेज के साथ आपकी एक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, प्रोटेक्शन बन जाएगी। 15 दिन के बाद आप इस दुनिया में किसी की भी हीलिंग करो, प्रोटेक्शन भी हमारी है, प्लस सारे सिंबल्स मैं दे देता हूँ। रिलेशनशिप हीलिंग है, 7 चक्रा हील करो, अपने किसी के भी करो, हस्बैंड के भी करो, बच्चों के करो। हस्बैंड है तो वो अपने वाइफ की, माता पिता की हीलिंग करे, ठीक है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, कोई बहुत बड़ा साधक होने की जरूरत नहीं, सामान्य व्यक्ति कर सकता है। बट सर अगर वो इंसान सिगरेट पीता है, ड्रिंक करता है, या उसके प्रैक्टिस नहीं करता स्पिरिचुअलिटी, तो भी ये चीज़ें वर्क करेंगी उसके साथ? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ऊर्जाओं का आपके खाने पीने से कोई लेना देना बट नहीं जैसे अल्कोहल होती है, ये तो आपका ऑरा गिराती है। हाँ, तो हमने आपको सिंबल्स इसीलिए दिए 7 चक्रा बैलेंस करके, फिर बढ़ाते रहो। अब ऐसे में देखो, अल्कोहल वगैरह गलत तो है। अब आपने सुबह अपनी हीलिंग करी, ऑरा बैलेंस करा, शाम को आपने अल्कोहल ली, फिर वो डाउन होगा, अगले दिन सुबह फिर करो, तो आप बैलेंस वे में चलते रहोगे। लेकिन एक साधक ऐसा है जो ठीक रहता है, वो बहुत हायर लेवल पर जाएगा, ठीक है। तो हमारे मॉडलिटी में कोई रूल्स है ही नहीं एक्चुअली। हम देवी शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, यहाँ पे देवी शक्तियों से ही हम आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन नियम नहीं है किसी के भी खान पीन के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको मंत्र दीक्षा नहीं दी, मैंने आपको साधना नहीं चालू कराई, मैंने आपको हीलिंग मॉडलिटी दी है, और हीलिंग मॉडलिटी भी आपकी नहीं है।
जब भी आप हीलिंग करते हो उससे पहले आप आह्वान करते हो हमारी शक्ति का, नाम लेते हो गुरु का, उसके बाद आप हीलिंग्स करते हो, उसके बाद आप नॉर्मल। लेकिन अगर कोई आगे बढ़ना चाहे, वो कहे नहीं मैं तो साधनाएं करूंगा, मुझे और आगे बढ़ना है, वहां पे फिर मैं उनको मंत्र दीक्षा भी दूंगा, उनको साधनाएं सिखाऊंगा, तब नियम शुरू होंगे। सिर्फ हीलिंग मॉडलिटी तक कोई नियम नहीं है। बहुत मुस्लिम भी हैं मेरे स्टूडेंट, अब मुस्लिम का अपना खाने पीने का तरीका है ही है और मैं उनको चेंज नहीं करा सकता। तो शक्तियों का आपके पहनने ओढ़ने से और खाने पीने से कोई मतलब नहीं होता जब तक कि आप बंधन में ना जाओ। आप खुद ही कोई साधना कर रहे हो और उस साधना का नियम है तो नियम में जाओगे। तो हमने जो आपको ऊर्जा दी है ये यूनिवर्स से, ऊर्जा हीलिंग एनर्जीज यूनिवर्स से आती है, और वो भी आपने डेवलप नहीं करी, वो आपने आह्वान करके करी ना। तो जिनके साथ रेगुलर वाली प्रॉब्लम्स है ना, कि कोई पीछे ही पड़ा है, बार बार प्रॉब्लम करेगा, या कुंडली में ही इश्यूज हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के, या फैमिली का प्रॉब्लम है, तो वहां पे मैं उनको एनर्जीज देता हूं कि आप अपनी लाइफ को खुद ही ठीक रखो। आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी, 10 जगह जाके पैसे दे रहे हो, आप हीलिंग्स करवा रहे हो, पूजाएं करवा रहे हो और परेशान हो, तो आप अपने लिए खुद फाइट कर सकते हो। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बातें करके, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने चीज़ें समझाई और हमको बहुत अच्छे से समझ में भी आया। आई होप ऑडियंस को भी समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कि भाई आप किसी समस्या से जूझ रहे हो और आपको लगता है कि सर उस समस्या का हल कर सकते हैं, सर को आप रीच आउट करना चाहते हैं, सर से आप बात करना चाहते हैं, सर से जुड़ने के लिए सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और सर का इंस्टाग्राम भी यहाँ पर आ रहा था, जाके चेकआउट कर सकते हो, सर को फॉलो कर सकते हो। और बस ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट को एंजॉय करते रहो, हमारे पॉडकास्ट को लाइक करते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो अपने हिसाब से। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो भाई लाल बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखो, सी यू, टेक केयर।